आज हम अपने दूसरे लेक्चर में पहले चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणा में हम लोग पदार्थ के बारे में सीखे, द्रव्य क्या होता है सीखे। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इनकी अवस्था के बारे में, पदार्थ अथवा अम्लिक द्रव्य की अवस्थाएं। तो बच्चों, पदार्थ अपने तीन रूप में होते हैं, हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं। पदार्थ, जिसे हमने द्रव्य भी कहा था, अर्थात हमने लिखा है द्रव्य की तीन भौतिक अवस्थाएं संभव हैं। पहला, जिसे हम लोग ठोस अवस्था बोलेंगे, दूसरा द्रव अवस्था बोलेंगे और तीसरे को हम लोग गैस अवस्था कहेंगे। यानी कि पदार्थ अथवा द्रव्य की कुल तीन अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, एक ठोस अवस्था, दूसरा द्रव अवस्था और तीसरा गैस अवस्था। अब एक एक करके हम लोग थोड़ा थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे। तो पहला हम लोग हेडिंग लेंगे ठोस अवस्था। तो पहले की चर्चा करें, पहला हमने हेडिंग लिया ठोस अवस्था। ठोस में जो कण होते हैं वो एक दूसरे के बहुत पास पास क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रहते हैं। देखते हैं, हम किसी ठोस की चर्चा करें, मान लेते हैं ऐसे, यह कणों की व्यवस्था है जिसमें कण काफी निकट दिख रहे हैं। ये हम कण कहेंगे, कण हैं जो एक दूसरे के काफी निकट क्रमबद्ध रूप से लगे हुए हैं। तो ठोसों में कण, ये ठोस है और ये कण एक दूसरे के बहुत पास, देखिए ये कण इस कण के बहुत ही नजदीक, इसके बहुत नजदीक, इसके बहुत नजदीक, क्रमबद्ध एकदम सिस्टमेटिक तरीके से रूप से व्यवस्थित रहते हैं। दूसरा, ये बहुत ही गतिशील नहीं होते। माने ये जो कण है ना, इसमें मोशन, गति नहीं होता, या बहुत हल्का कंपन हम कह सकते हैं हो सकता है, लेकिन ये बहुत अधिक गतिशील नहीं होते। ये एक दूसरे को पकड़े हुए अर्थात फिक्स्ड होते हैं। फिर इसमें एक तीसरी बात हम लोग देख सकते हैं कि ठोसों का निश्चित आकार होता है और निश्चित आयतन होता है। सॉरी, ठोसों का निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है। यानी जो ठोस हम देखते हैं किसी भी ठोस को, तो उसका कोई ना कोई एक निश्चित आकार होता है। जैसे हमारे हाथ में ये चौक है, तो इसका एक निश्चित आकार है, ठीक है, निश्चित आकार है। इसका आयतन भी क्या है, फिक्स्ड है। तो इस तरह से ठोस अवस्था में आयतन तो निश्चित होता है, इसे हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आकार भी निश्चित होता है। यानी कि ठोसों में आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। इसके अणु एक दूसरे के काफी निकट होते हैं और क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित होते हैं। चलिए अब हम इसके दूसरे यानी कि द्रव अवस्था की चर्चा करें। के बाद हम लोग द्रव अवस्था को देखते हैं। द्रव में कण पास पास होते हैं, फिर भी ये गति कर सकती है। पहली लाइन आप नोट करेंगे कि द्रव में कण, जैसे मान लीजिए मैंने एक बीकर लिया और बीकर में हमने पानी डाला, हम एक गिलास लिए
गिलास में पानी रखा, ये दोनों क्या है, द्रव है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि द्रव में कण पास पास होते हैं। इसमें ये जो कण है ये एक दूसरे के कण पास पास तो होते हैं, फिर भी ये गति कर सकते हैं। अब आप बताइए, यदि हम थोड़ा सा इसको लेकर के हिलाएं या ऐसे रखें तो इनके कण आपस में ऐसे एक दूसरे को धक्का देते हुए हमें दिख जाएंगे। तो कह सकते हैं कि द्रव में कण पास पास होते हैं फिर भी ये गति कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, द्रवों का निश्चित आयतन होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता। इसका मतलब जैसे मान लीजिए कि हमने इस बीकर में द्रव को लिया है, तो मान लेते हैं कि यह 1 लीटर का बीकर है। तो 1 लीटर के बीकर में हमने यह माना कि इसमें तकरीबन आधा लीटर जल हमने इसके अंदर लिया है, आधा लीटर। ठीक है, अब इस आधे लीटर जल को हम दूसरे किसी बड़े पात्र में यदि लेते हैं तो क्या इसका जो आयतन है उस बड़े पात्र में क्या बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि द्रवों का आयतन क्या होता है, तो आयतन बिल्कुल भी निश्चित होता है, ये हमें याद रखना। लेकिन परंतु आकार निश्चित नहीं होता। इसका मतलब कि हम इसे बड़े बीकर में लिए हैं, अब इसे हम किसी चीज को एक छोटे से पात्र में लेंगे, जैसे मैंने गिलास में लिया तो उसका देख लीजिए आकार गिलास का ले लिया। यदि हम किसी केतली में दूसरे पात्र में लेते हैं तो यही द्रव उसका आकार ले लेगा, इसलिए हम कहेंगे कि उसका आकार निश्चित नहीं है। ठीक है, अभी हमने ठोस अवस्था को देखा, द्रव अवस्था को देखा, दूसरा द्रव अवस्था को देखा, और अब हम गैस अवस्था को देखेंगे। ठोस में हमने देखा आकार और आकृति दोनों निश्चित हैं, जबकि द्रव में हमने देखा आयतन निश्चित जबकि आकार अनिश्चित होता है, माने निश्चित नहीं होता। यह जिस पात्र में रखा जाता है उसी पात्र का यह रूप ले लेता है, ये हमने द्रव अवस्था में देखा। जबकि गैस अवस्था में हम देखते हैं जो द्रव और ठोस दोनों से भिन्न होता है। चलिए देखते हैं, ठोसों व द्रव की अपेक्षा गैसों में कण बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, यानी हम एक बीकर लें और उस बीकर में हम गैस को भरें तो उनके कण को हम देखते हैं कि वो बीकर में उड़ते हुए माने एक दूसरे से काफी दूर दिखेंगे। ठीक है, यदि हम इसके ऊपर से रखा ढक्कन हटाएं तो ये उड़ के भग जाएंगे, माने एक दूसरे से हमेशा दूर जाएंगे। कह रहा है ठोसों व द्रव की अपेक्षा गैसों में कण जो होते हैं ना वो बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये बहुत आसानी तथा तेजी से गति कर सकते हैं, माने ये हमेशा एक दूसरे से दूर भागते रहते हैं। माने ये स्पष्ट है कि आसानी से तेजी से गति कर सकते हैं। अब तीसरी बात जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, गैसों का आयतन या आकार कुछ भी निश्चित नहीं रहता, ये बात आपको याद रखनी है। यानी कि गैस जो भी होते हैं उनका आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं, निश्चित नहीं रहते। यही कारण है कि यह उस पात्र के आयतन में पूरी तरह फैल जाते हैं जिसमें उसे रखा जाता है। आप उसे एक छोटे से गिलास में रखिए उसमें पूरा भर जाएगा, आप उसे एक बड़े पात्र में रखिए उसमें पूरी तरह से फैल जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमने ये इस चीज को लिख दिया है, इसे आप नोट कर लें गैस अवस्था को। तो हम लोगों ने अभी तीनों अवस्थाओं को देखा, नोट करिए। उस द्रव और गैस अवस्था को देखने के उपरांत
हम चर्चा करेंगे द्रव्य की अवस्थाओं पर ताप का और दाब की परिस्थितियों का क्या परिवर्तन होता है। चलिए देख लीजिए। अर्थात हम द्रव्य की इन तीनों अवस्थाओं पर क्या होता है जब टेम्परेचर देते हैं, यानी कि जब ताप लगाते हैं या दाब लगाते हैं तो क्या देखने को मिलता है। तो देखिए, जब भी हम किसी भी ठोस को हम गर्म करते हैं तो ठोस गर्म होने के बाद वह द्रव वाली अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है। पुनः द्रव को यदि हम गर्म करेंगे तो यह द्रव गैस में चली जाती है। ठीक है, तो किसी भी ठोस को गर्म करने पर वह द्रव अवस्था में, पुनः गर्म करने पर द्रव को वह गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर यदि हम इसी गैस को पुनः क्या करें, ठंडा करें गैस को, तो गैस भी अपने नेचर परिवर्तित कर देगी। ठीक है, और पुनः यदि द्रव वाली अवस्था यानी इसको हम पुनः ठंडा करें तो भी इसका एक दूसरा नेचर देखने को मिलेगा, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसको ध्यान से देखते हैं। देखिए, सामान्यतः किसी ठोस को गर्म करने पर वह किस अवस्था में आ जाता है, तो वह द्रव में परिवर्तित हो जाती है। देखिए, ठोस को हमने गर्म किया, द्रव में आ गए। ठीक है, दूसरी लाइन में द्रव को गर्म करने पर, ये द्रव को पुनः हमने गर्म किया तो वह गैस या वाष्प में क्या हो जाएगी, में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यहां तक हमें समझ में आया। पुनः इसके विपरीत प्रक्रिया में गैस को जब हम ठंडा करते हैं, यानी इस गैस को हम जब ठंडा करते हैं तो ठंडा करने पर वह क्या हो जाती है, द्रवित हो जाती है। यानी यह गैस पुनः क्या हो जाएगी, द्रवित हो जाएगी। ठीक है, और द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। देखिए, इसमें परिवर्तित हो जाएगी। कब, जब इस गैस को हम ठंडा करेंगे तब। पुनः इसे और अधिक हम ठंडा करें, माने पुनः इसे और हम ठंडा करें तो ठंडा करने पर पुनः यह द्रव, यानी कि जो ये द्रव है वो जम करके ठोस में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि पुनः यह ठोस बन जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि जब भी द्रव्य की तीनों अवस्थाओं में ताप का और दाब का परिवर्तन करते हैं तो उसमें हमें कुछ न कुछ उसके नेचर में परिवर्तन होते हुए दिखता है। जैसा कि हमने देखा, जब हम किसी ठोस को गर्म करेंगे तो द्रवावस्था में आएगी, पुनः द्रव को गर्म करने पर गैस या वाष्पावस्था में आ जाएगी, पुनः इसे जब हम ठंडा करते हैं तो द्रवित होती है, यानी कि लिक्विड में आ जाती है। ठीक है, यानी अपना नेचर चेंज कर देती है, और अधिक गर्म करते हैं तो ठोस अवस्था में आ जाती है। रसायन में उपलब्धियों के क्षेत्र पर बात करने वाले हैं। वैसे तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें रसायन विज्ञान का उपयोग हम नहीं कर रहे हैं। लगभग समस्त सारे क्षेत्र जिसमें आज रसायन का ही उपयोग करके हम अपने दैनिक जीवन की शुरुआत करते हैं, चाहे वो हमारे भोजन से संबंधित ही क्यों न हो, चाहे वो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित ही क्यों न हो, तो लगभग हर क्षेत्र में इसका उपयोग आज देखने को मिलता है। रसायन में उपलब्धियों के क्षेत्र में पहली उपलब्धि औषधियों में। चलिए हेडिंग आप ले लीजिए, हमने यहाँ लिख रखा है औषधियों में। रसायन की उपलब्धि। देखिए, रसायन विज्ञान में हुए नवीन औषधियों के आविष्कार और निर्माण ने हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता की है। कल्पना आप कर सकते हो कि आज इसी रसायन की देन है जिससे कि नवीन औषधियों का आविष्कार हो सका है, और यह नवीन औषधियां
व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने में अपनी महती भूमिका निभा रहे। दूसरी बात देख सकते हैं, यही कारण है कि अब मृत्यु दर कम हो गई है। जो पहले बहुत ज्यादा मृत्यु दर थी, क्योंकि औषधियों की खोज नहीं हुए थे। उस समय व्यक्तियों की मृत्यु किसी बीमारी के कारण हो जाया करता था। उस समय कोई भी दवा उपलब्ध नहीं होते थे और उसके बारे में व्यक्ति को जानकारी नहीं होता था कि उसे किस प्रकार के रोग और किस प्रकार के किस चीज की कमी से वो रोग हो रहा है। लेकिन आज के इस दौर में रसायन ने इतनी तरक्की कर ली है कि नवीन औषधियों की खोज कर लिया है, जिससे कि मृत्यु दर को कम कर लिया गया है या किया गया है। अब जैसे हम लोग पहले देखते थे, हैजा, मलेरिया, टीबी जैसे असाध्य रोग हो जाया करते थे और उसमें उस समय जब मेडिसिन नहीं खोजे गए थे तो उस समय लोगों की मृत्यु भी हो जाती थी। लेकिन आज की स्थिति काफी बदली हुई है। इसे आप नोट कर लेंगे कि हैजा, मलेरिया, टीबी जैसे रोगों से हमारी आज रक्षा हुई है। ये किसकी देन है? तो रसायन की ही देन है। इसके अतिरिक्त रेडियोथेरेपी में कोबाल्ट 60 एक एलिमेंट्स है, कोबाल्ट 60, जिसे हम गरीबों का रेडियम भी कहेंगे। इसकी खोज हुई, जो रसायन की ही देन है, के द्वारा कैंसर ठीक किया जा सकता है। इसको भी हम इसमें नोट करेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ मेडिसिन, जैसे कि बहुत सारे मेडिसिन, जिसमें कुछ ऐसे मेडिसिन को हम चर्चा यहाँ कर रहे हैं, करेंगे, जो बहुत सारे संक्रामक रोगों में दी जाती है। जैसे पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, जैसे ये प्रतिजैविकों के द्वारा संक्रामक रोगों से हमारी रक्षा हो सके।